हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कार्तिक एजू हब में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कटने वाले नहीं है बिल्कुल भी। सेम यहीं से आएगा सब कुछ, बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है बच्चों। जो बच्चे कहते हैं कि सर हम फेल हो जाएंगे, पढ़ते तो बहुत है लेकिन एग्जाम में नहीं आते हैं बच्चों, यहाँ से एक भी पर्सन कटने वाला नहीं है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए और अंत में तो आपको मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, बस आपको सीधे पेपर में जाके वो लिख देने हैं। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निषेचन और आरोपण में अंतर बताइए। बच्चों निषेचन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था बच्चों? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन। ओके बच्चों, आइए जानते हैं ठीक करके। निषेचन क्या है बच्चों? शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है। शुक्राणु कहाँ से मिलेंगे? नर से। और अंडाणु कहाँ से मिलेंगे? मादा से। और क्या होगा? संलयन। संलयन से क्या बनेगा? युग्मनज। बहुत ही आसान फ्रेमिंग करने का प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं। शुक्राणु कहाँ से मिलेंगे? नर से। अंडाणु कहाँ से मिलेंगे? मादा से। फिर क्या होगा? संलयन। और संलयन से क्या बनेगा? युग्मनज। लेकिन आरोपण के बारे में समझिए। भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक परत में स्थापित होना। जो भ्रूण है वो कहाँ स्थापित होगा? गर्भाशय के आंतरिक परत में। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम कहते हैं आरोपण। ओके बच्चों, आगे चलिए। मासिक धर्म क्या है बच्चों? यदि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की मोटी हुई आंतरिक परत टूटकर रक्त तथा उत्तक के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। निषेचन नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है? गर्भाशय की मोटी हुई आंतरिक परत टूटकर रक्त तथा उत्तक के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मासिक धर्म बोलते हैं, है ना बच्चों। ये किस में होता है? ये होता है मादा में, स्त्री में होता है बच्चों ये। आगे चलिए। अलैंगिक जनन की 4 विधियां लिखिए। मैंने आपको भाग 1 में भी अलैंगिक जनन के बारे में समझाया था। मैं आपको इसमें भी अलैंगिक जनन की विधियों का विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। ओके बच्चों, और मुझे आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए कि अलैंगिक जनन में कितने जनन की आवश्यकता होती है, 1 की या 2 की। ओके बच्चों, मैं देखता हूँ आप कितना पढ़ रहे हो। तो अलैंगिक जनन की 4 विधियां लिखिए। कौन कौन सी है बच्चों? द्विखंडन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। इसके अतिरिक्त पुनर्जनन और कायिक प्रवर्धन भी प्रमुख विधियां हैं और मैंने इनके विस्तार में आपको भाग 1 में बताया हुआ है। आप वहां से वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले ही मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताइए बच्चों। द्विखंडन में एक जनक से 2 संततियां बनती है। संततियां बोले तो संतान। द्विखंडन में एक जनक से मतलब एक व्यक्ति से, या तो वो स्त्री हो या मादा हो। ठीक है बच्चों। तो द्विखंडन में एक जीव से, जीव कह सकते हैं आप यहाँ पे, एक जीव से 2 संतान पैदा होंगी, उसे बोलेंगे द्विखंडन। और जब एक जीव से बहुत सारी संतान पैदा होती है उसे बोलेंगे बहुखंडन। आगे चलो बच्चों। अब खंडन क्या है? जब जीव का शरीर छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और जो छोटा खंड है उससे एक नया जीव बनता है, उसे खंडन कहते हैं। बहुत ही आसान समझो भाई, देखो, क्योंकि पेपर में लिखना हमें तो 100 के 100% नंबर इस बार ला के दिखाने हैं। अगर आपका भी टॉप 10 में नाम चाहिए आपको अपना, तो ध्यान से पढ़ो भाई बच्चों, मेहनत कीजिएगा। जब जीव का शरीर छोटे छोटे खंडों में टूटकर प्रत्येक खंड से नया जीव बनता है तो उसे खंडन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगाइरा। आगे चलो। बीजाणु निर्माण क्या है बच्चों? कुछ जीवों में बीजाणु बनते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बीजाणु निर्माण। उदाहरण क्या है बच्चों? राइजोपस।
कुछ जीवों में क्या बनेंगे बच्चों, बीजाणु बनेंगे, और वो क्या होगा, अनुकूल परिस्थितियों में नए जीवों का निर्माण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है बच्चों, राइजोपस। आगे चलिए, कायिक परिवर्तन के दो लाभ लिखिए। देखो कायिक परिवर्तन के दो लाभ क्या है, कायिक परिवर्तन होता क्या है, मैंने भाग 1 में बहुत ही विस्तार से समझा रखा है, वहां जाइए और वीडियो देखिए। इसके लाभ देखिए बच्चों, नए पौधे शीघ्र प्राप्त होते हैं। कायिक परिवर्तन से क्या होता है बच्चों, नए पौधे शीघ्र प्राप्त होते हैं, जल्दी मिलते हैं, और जनक के वांछनीय गुण संतति में बने रहते हैं। जो जनक के वांछनीय गुण हैं वो संतान में हमको देखने को मिलते हैं। मतलब सेम पौधे हमको देखने को मिलते हैं किसमें बच्चों, कायिक परिवर्तन में। जैसे हम गुलाब की टहनी लगा देते हैं, आलू के तने लगा देते हैं, तो उनके जैसे ही क्या निकलते हैं, हमको पदार्थ प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं। यानी अब डीएनए की प्रतिकृति क्यों आवश्यक है, देखो बच्चों, इससे संतति को जनक की आनुवंशिक सूचना प्राप्त होती है। डीएनए की प्रतिकृति क्यों आवश्यक है बच्चों, इससे ये पता लगता है कि जो ये संतान है ये किसकी है ना। जो डीएनए होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जो बच्चे हैं उनमें जाता है। ठीक है बच्चों, दादा का आपके पिता में, आपके पिता से आप में, और आपसे आपके बच्चों में, ये निरंतर पीढ़ीगत पीढ़ी चलता रहता है। इससे हमको एक फायदा होता है कि हम बच्चे की पहचान कर सकते हैं, है ना बच्चों। इसी संतति को जनक की आनुवंशिक सूचना प्राप्त होती है, और प्रतिकृति में होने वाले छोटे परिवर्तन विविधता उत्पन्न करते हैं। विविधता का महत्व क्या है बच्चों, विविधता बदलते वातावरण में कुछ जीवों के अनुकूल और जीवित रहने की संभावना को बढ़ाती है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, विविधता का बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर विविधता नहीं होगी तो हम वातावरण के अनुसार जीवन यापन नहीं कर सकते। ओके, तो विविधता क्या करती है, हमको अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, जिससे हमारे जीवित रहने की संभावना बढ़ती है। स्वपरागण क्या है बच्चों, उसी पौधे के परागकणों का उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण है। परपरागण क्या है बच्चों, एक पौधे के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागण है। युग्मनज और भ्रूण में क्या अंतर है बच्चों, निषेचन से बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है, युग्मनज। जब निषेचन होता है ना, जब मादा और स्त्री, जो मादा के अंडाणु और आपके जो नर होता है उसके शुक्राणु का संलयन होता है, तो उसे बोलते हैं निषेचन। और निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज। तो ये तो युग्मनज हो गया, है ना। और इससे लगातार विभाजन होता है, और विकास से क्या बनता है बच्चों, भ्रूण। और फिर वो किसके रूप में कन्वर्ट होता है, संतान के रूप में कन्वर्ट होता है। कौन बच्चों, भ्रूण। तो मैंने आपको युग्मनज और ये भ्रूण में अंतर बता दिया। आगे चलिए, वर्षण के दो कार्य लिखिए। शुक्राणु का निर्माण करना, किसका काम होता है, वर्षण। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, ये भी किसका काम बच्चों, वर्षण का। अंडाशय के दो कार्य लिखिए बच्चों। अंडाशय के दो कार्य, पहला काम है अंडाणुओं का निर्माण करना तथा स्त्री लैंगिक हार्मोनों का स्राव करना। अलैंगिक और लैंगिक जनन में 3 अंतर लिखिए। चलिए बच्चों जानते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन में 3 अंतर। पहला है, अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता पड़ेगी, एक जीव की आवश्यकता से ही अलैंगिक जनन संभव है। लेकिन लैंगिक में नर व मादा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अलैंगिक में युग्मकों का संलयन नहीं होता, इसमें अलैंगिक में क्या नहीं होगा बच्चों, संलयन नहीं होगा। लेकिन लैंगिक में संलयन होता है। अलैंगिक में विविधता सामान्यतः बहुत ही कम दिखाई देती है। आपको देखा है ना, कोई अगर पॉपुलर के पेड़ है तो बहुत ही पॉपुलर के पेड़ आपको सारे एक जैसे दिखाई देंगे, हल्का माड़ा फर्क पड़ता है। कोई किसी की हाइट थोड़ी कम होती है, वो 1% अंतर देखने को मिलता है। लेकिन लैंगिक में तो आपको पूरी तरह से विविधता मिलेगी, आवाज में भी,
चेहरे में भी, विचारों में भी, है ना, हर जगह से आपको विविधता देखने को मिलती है। तो मैंने 3 अंतर आपको बता दिए। आगे चलते हैं। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले 3 परिवर्तन। जब पुष्प में निषेचन होता है तो उसके बाद कौन कौन से परिवर्तन होते हैं बच्चों? पहला, युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, बीजांड बीज में बदलता है और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक लाभदायक क्यों माना जाता है? मैंने आपको इसके बारे में बार बार समझा दिया, अब तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ ही गया होगा। बच्चों, जो लैंगिक जनन होता है उसे हमेशा अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक लाभदायक माना जाता है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। जब आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होगी तो इससे क्या होगा? बदलते वातावरण में अनुकूल की क्षमता बढ़ेगी और विकास की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। पौधों में परागण के बाद होने वाली घटनाएं लिखिए। बच्चों, पौधों में परागण के बाद क्या घटना घटेगी? परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, परागनली विकसित होगी और नर युग्मक अंडाशय तक पहुंचकर मादा युग्मक से संलेति होता है। गर्भ निरोधक विधियों के प्रकार लिखिए। बच्चों, गर्भ निरोधक विधियों के प्रकार कौन कौन से हैं? अवरोधक विधियां हैं, हार्मोनल विधियां हैं, अंतर्गर्भाशय युक्तियां हैं और शल्यीय विधियां हैं। आगे चलिए। मानव जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उनके प्रमुख कार्य लिखिए। देखो, हमको ये चीज़ें तैयार करनी है। इसमें वर्षण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, शिश्न तथा सहायक ग्रंथियाँ। ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपकी वीडियो में इसको ऐड करने का काम किया है। आइए जानते हैं मानव जनन तंत्र का नामांकित चित्र। ये नर है तो नर का चित्र ये रहा। ऐसा ही चित्र बनाना आपको, बिल्कुल इजी सा बनाना है। मानव जनन तंत्र पुरुष का चित्र है बच्चों, ये मूत्राशय है, ये वीर्य वाहिनी, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, ये लिंग, ये वर्षण, ये सीमिनल वेसिकल, ये बल्बियोरेथल ग्रंथि, ये मूत्रमार्ग और ये अंडकोश। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। मानव मादा जनन तंत्र। अब मानव मादा जनन तंत्र का चित्र देखना है हमको। देखिए, इसमें चीजें हमको ऐड करनी है। अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा और योनि। ओके बच्चों, देखिए मानव जनन तंत्र स्त्री में फैलोपियन ट्यूब, डिंबवाहिनी, अंडाशय, डिंब ग्रंथि, गर्भाशय इधर, फिब्रियोविया, गर्भाशय गिरवा और ये योनि। ओके बच्चों, आगे मासिक धर्म क्यों होता है? बच्चों, गर्भ अवस्था न होने पर गर्भाशय की मोटी हुई आंतरिक परत की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए वह टूटकर बाहर निकलती है और तभी क्या होता है बच्चों? इस घटना को क्या बोलते हैं? मासिक धर्म। देखो, गर्भावस्था टॉपिक देखिएगा। भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है? बच्चों, भ्रूण को मां से पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। ओके बच्चों, कहाँ से मिलता है पोषण? ऑक्सीजन से और प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है तथा अपशिष्ट पदार्थ मां के रक्त में पहुंच जाता है। अपरा क्या है? अपरा बोले तो अपरा होता है बच्चों प्लेसेंटा। तो बच्चों, अपरा क्या है? अपरा गर्भाशय में बनने वाली एक विशेष संरचना है जो मां और भ्रूण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करती है। HIV या एड्स से बचाव के लिए क्या सावधानी है? बच्चों, HIV या एड्स से क्या होता है ये समझिएगा ध्यान से, और इससे बचने के लिए हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ओके बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। आइए जानते हैं। सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार अपनाना, संक्रमित रक्त से बचाव, चिकित्सीय रूप से सुरक्षित उपकरणों का प्रयोग तथा आवश्यक स्वास्थ्य जागरूकता रखना चाहिए। एड्स से बचाव के लिए ये उपाय हैं, है ना। हमेशा याद रखो कि सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार अपनाना है, संक्रमित रक्त से बचाव करना है, चिकित्सीय रूप से सुरक्षित उपकरणों का प्रयोग करना है तथा आवश्यक स्वास्थ्य जागरूकता रखनी चाहिए। ओके, आगे देखिए। जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन तंत्र से संबंधित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ स्थिति को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं तो तभी क्या बोलेंगे? जनन स्वास्थ्य। परिवार नियोजन क्या है? बच्चों, परिवार नियोजन अनियोजित गर्भधारण को रोकने, परिवार के उचित आकार और मां
बच्चे के स्वास्थ्य में सहायता करता है। परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है बच्चों? ताकि अनियोजित गर्भधारण को रोका जा सके, मतलब अनचाहे सेक्स को रोका जा सके, और परिवार के उचित आकार को कम किया जा सके, मतलब परिवार को जो संख्या है उसकी संख्या कम की जा सके, और माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को सहायता प्रदान हो सके। इसलिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? परिवार नियोजन की। यदि कोई माँ अधिक हर बार बच्चों को जन्म देती है, बार बार बच्चों को जन्म देती है, तो क्या होता है? उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए परिवार नियोजन बहुत ही आवश्यक होता है। गर्भ निरोधक क्या है बच्चों? देखिए, गर्भधारण को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके गर्भ निरोधक कहलाते हैं। गर्भ निरोधक की प्रमुख विधियाँ लिखिए बच्चों। विधियाँ क्या हैं? बाधा, पहली विधियाँ बच्चों बाधा विधियाँ, हार्मोनल विधियाँ, अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ तथा स्थायी विधियाँ प्रमुख श्रेणियाँ हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि पुष्प का अनुदैर्ध्य काट चित्र समझाइए। तो देखो, बहुत ही आसान समझाया, बहुत ही बेहतर तरीके से। ओके बच्चों, आसान से आप बना लोगे इसको। और एक है अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन का चित्र समझाओ। देखो ये अमीबा है, अगर अमीबा का चित्र आए तो ये बना दो, कोई सा बना सकते हो आप इनमें से अमीबा का चित्र। और अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन का चित्र आए तो आप इस चित्र को बनाओगे पूरे को। ये क्या हो रहा है? इसमें अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन हो रहा है। ओके बच्चों, तो गाइज यहाँ पर आपकी जो चैप्टर क्लास है ये खत्म होती है, और ये चैप्टर पूरी तरीके से 7वां चैप्टर खत्म हो चुका है, और हम अब अर्धवार्षिक सिलेबस पर पहुंच चुके हैं। और इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला। बस मैंने जितनी वीडियोस आपको विज्ञान की प्रोवाइड कराई है, आप उनको बार बार देखिएगा, उनको समझिएगा, सुनिएगा, याद कीजिएगा, और चित्रों को बना बना कर देखिएगा। यहाँ से बोर्ड में इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। और मैं अब आपको इसके बाद 5 से 10 अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपका और भी बेस मजबूत हो, और आप पेपर में बैठते ही पूरे पेपर को बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही जल्दी से कर सके, और आपको इस बार 100 के 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।